हेलो एवरीवन। जेईई मेन के तीसरे दिन जो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved respectively during oxidation of I-2 I2 and sulfide to sulfur by acidified K2Cr2O7। तो देखो K2Cr2O7 जो है वो एसिडिफाइड है, मीन्स एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहा है। और यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अगर हमने एसिडिफाइड K2Cr2O7 को अगर I माइनस से रिएक्शन कराएंगे इसको I माइनस से, तो I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। और सल्फाइड जो है, सल्फाइड को अगर सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करने वाला है। तो देखो इस रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में मान लो कुछ मोल इलेक्ट्रॉन्स का लगा होगा N1, और दूसरे रिएक्शन में लगा होगा इलेक्ट्रॉन का कुछ मोल N2। तो अपने को N1 प्लस N2 पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सिंपली अपने को करना क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, पहले और दूसरे रिएक्शन को। तो देखो Cr2O7 2 माइनस, अगर I माइनस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे बनने वाला है Cr3 प्लस, और I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। अब देखो इसको बैलेंस करने का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रहा है। तो एक क्रोमियम में चेंज आ रहा है +3 का, तो दो क्रोमियम में कितने का चेंज आएगा, पर मोलिक्यूल कितने का चेंज आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हो जाएगा 6। और आयोडाइड में देखेंगे तो आयोडाइड जो है -1 से 0 में जा रहा है, मीन्स इसका जो एन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे हम लोग चाहे तो यहीं से बता सकते हैं। देखो 6 और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, N1 जो आएगा वो हो जाएगा 6। और ऐसे ही जो दूसरा वाला रिएक्शन लिखा है इसने, Cr2O7 2 माइनस और सल्फाइड के साथ रिएक्शन जो करा रहा है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे बनेगा Cr3 प्लस सल्फर और वाटर। अपने को रिएक्शन बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने को क्या बोला है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो मोल के लिए क्या करेंगे, देखो डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर इसमें भी आएगा 3, एन फैक्टर आएगा, सॉरी, एन फैक्टर आएगा 6, और सल्फाइड का जो एन फैक्टर आएगा यहाँ पे वो आ रहा है 2। तो देखो यहाँ पे सीधे 6 और 2 को मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे 6 और 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो यहाँ से आ गया N2 इज इक्वल टू 6। इसमें भी एलसीएम ही लेना था, 6 और 1 का एलसीएम लेना था, और जो एलसीएम आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो देखो N1 N2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, 12। इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर 10⁵ so that density changes from 1000 kg per meter cube to 998 kg per meter cube. Then find delta U, change in internal energy in joules, given that Cs of H2O is equal to 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पे जो Cs दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे दिया है
पानी के लिए। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो 4 kg वाटर है इसको जब गर्म करेंगे ना तो इसका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मीन्स वाटर एक्सपेंड हो रहा है। तो वाटर का एक्सपेंशन होगा तो ये वर्क करेगा, समझे। प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर पानी के द्वारा हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया तो अपना एक तो आ गया वर्क, पानी ने कितना वर्क किया, और दूसरा इसको हीट दे रहे हैं तो हीट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा यू निकलेगा। तो सबसे पहले देखो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू माइनस प्रेशर कितना है इनटू चेंज इन वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, यहाँ से वर्क आएगा। और उसके बाद इसको हीट कितना दिए हैं, तो देखो हीट के लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एम सी एस डेल्टा टी। पानी का जो है मास दिया है, सी एस दिया है, डेल्टा टी दिया है, तो यहाँ से हीट निकलेगा। और फिर जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगाएंगे तो अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, समझे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्लू, जो हीट इसको दिया गया है क्यू प्लस डब्लू। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं क्यू। क्यू के लिए लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखो एम एस डेल्टा टी, मास दिया 4 kg, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, क्योंकि देखो जो सी एस दिया है वो पर ग्राम के लिए दिया है। तो यहाँ पे लिख लिए मास 4 × 10⁻³ ग्राम, और सी एस का वैल्यू है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल है 4 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालो या फिर केल्विन में, एक ही बात है। अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 26880 इतना हीट आ गया, मतलब पानी को इतना हीट दिया गया है। अब देखो वर्क अपने को अगर निकालना होगा तो पानी के द्वारा कितना वर्क किया गया, तो कांस्टेंट प्रेशर जो है इसमें दे रखा है 10⁵ पास्कल। ये पास्कल है मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा के रखेंगे, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मास तो पानी का वही है 4 kg डिवाइडेड बाई डेंसिटी इसका जो हो गया है 998 माइनस, और ये देखो पानी का ये फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अच्छा वॉल्यूम कैसे लिख रहा हूँ, मास बाई डेंसिटी से। तो मास है पानी का 4 kg और डेंसिटी है 1000। तो ये अपना क्या हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, और ये इनिशियल वॉल्यूम, और ये प्रेशर हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद आता है 0.8 जूल, क्योंकि देखो ये जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जूल में। अब देखो जो पानी ने वर्क किया इतना कम है, इसको हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते थे। जैसे इग्नोर करेंगे तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ, 3 4 सेकेंड तो मैच नहीं करने वाला है, ऑप्शन 1 इसके साथ मैच कर जाएगा। अगर एग्जैक्ट निकालना चाहे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगा सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू का वैल्यू 268800 माइनस 0.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 268,799.2 जूल। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट करना था। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए रिएक्शन एट 300 केल्विन ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन लोवर्ड बाय 10 किलो जूल। कैटलिस्ट मिलाने से रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है 10 किलो जूल से। अब फिर बोल रहा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग के कैटलाइज डिवाइडेड बाई के
अनकैटेलाइज। अच्छा, जो के है वो रेट कांस्टेंट है। तो देखो रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो देखो अगर के कैटेलाइज को अगर हम लोग बोलते हैं, मान लो के कैटेलाइज का सिंबल के सी ए टी लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई टू द पावर माइनस, देखो जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितने से डिक्रीज हो गया है, -10 किलो जूल, -10 किलो जूल। तो अच्छा मैं इसको जूल में ही लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ जूल। तो जो कैटेलाइज पाथ होगा रिएक्शन का, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बोला है क्वेश्चन में 10 किलो जूल से घट गया, तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाई आर टी। और जो अनकैटेलाइज होगा, के अनकैटेलाइज पाथ होगा, उसके लिए लिख सकते हैं ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड एल एन ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा एल एन के कैटेलाइज अपॉन के अनकैटेलाइज इज इक्वल टू, यहाँ से डिवीजन करने के बाद आएगा ई टू द पावर 10⁻⁴ बाई आर टी। और इधर भी एल एन लेंगे, तो एल एन लेने से क्या होगा, ये जो ई पे पावर है जो भी वो बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं आर टी। अच्छा, जो आर का वैल्यू है अप्रोक्स इसका वैल्यू ले सकते हैं जूल में 25/3, और टेम्परेचर दे रखा है क्वेश्चन में 300 केल्विन। तो इससे इसको कट करो, और इसको डिवाइड करने के बाद ये कितना आ रहा है, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 825 रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे एल एन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एल एन नहीं है, यहाँ पे दिया है लॉग, लॉग में वैल्यू पूछा है, लॉग कैटेलाइज, लॉग के कैटेलाइज अपॉन के अनकैटेलाइज का वैल्यू पूछा है। तो एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे। अगर डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 ये हो जाएगा के कैटेलाइज अपॉन के अनकैटेलाइज इज इक्वल टू 4। तो जो क्वेश्चन में पूछा है के कैटेलाइज अपॉन के अनकैटेलाइज, इसका वैल्यू लिख सकते हैं 4/2.303, और इसको डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 1.74। तो इतना ये सब डिवीजन करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है लाइन करेस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज आर L1 L2 L3 L4 and so on. Among these L1 line correspond to lowest energy। L1 लाइन जो है लोवेस्ट एनर्जी का लाइन है। और सिमिलरली बोल रहा है लाइन्स करेस्पॉन्डिंग टू बामर सीरीज आर B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। Among these B1 line correspond to lowest energy। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा E1 बोल रहा है कि लाइन एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, डेल्टा EL को बोल रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और डेल्टा EB को बोल रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो यहाँ पे रिलेशन लिख के दिया है, इफ डेल्टा EL1 इज इक्वल टू x टाइम्स डेल्टा EB, देन कैलकुलेट x इंटू 10⁻⁻1, इसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, समझे। तो यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, यहाँ पे L1 क्या है, ये देखो डेल्टा EL, इसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, और एक ये है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की लाइनें कब बनती हैं,
देखो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद अगर फर्स्ट सेल में आता है तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज की लाइन। और फर्स्ट लाइन का मतलब सेकेंड से आ जाए, सेकेंड सेल से एन इक्वल टू सेकेंड सेल, ए है एन इक्वल टू थर्ड सेल। तो अगर सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में आएगा तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। और इसका एनर्जी यहाँ पे बोला है डेल्टा ई एल है। और डेल्टा ई एल को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई एल इजकल टू 13.6 जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये किसके लिए दिया था, किसी के लिए नहीं बोला है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है, मान लो जेड स्क्वायर यहाँ रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3/4। इसको इक्वेशन 1 बना लो। और डेल्टा ई बी है एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो देखो जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद अगर सेकेंड सेल में आता है तो उसको बामर सीरीज की लाइन बोलते हैं। और फर्स्ट लाइन मतलब थर्ड सेल से सेकेंड में आ जाए, थर्ड सेल से कहाँ पे आए, सेकेंड सेल में आए तो उसको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलेंगे। और इसका एनर्जी को बोला है डेल्टा ई बी है। और डेल्टा ई बी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा ई बी ये लाइमन सीरीज के लिए था। तो डेल्टा ई बी का वैल्यू आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू ए हो गया 9 - 4 5/4 इंटू 9। तो यहाँ से आया डेल्टा ई बी, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी, एनर्जी आ गया डेल्टा ई बी। अब देखो डेल्टा ई एल और डेल्टा ई बी में रिलेशन है तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन वाले मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ई एल अपॉन डेल्टा ई बी इज इक्वल टू, सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा 3/4 और इधर बचेगा 5/4 इंटू 9, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 27/5। तो इसका वैल्यू आएगा आएगा यहाँ पे 5.4। तो 5 से डिवाइड करने के बाद 27 को आ गया 5.4। अब देखो पूछा है कैलकुलेट x इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से जो वैल्यू आया ये x है, देखो डेल्टा ई एल इज इक्वल टू 5.4 इंटू डेल्टा ई बी। तो ये है x, x समझे। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, x इंटू x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁻1 से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.54। तो अपना आंसर आया 0.54। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे लिस्ट 1 बनाया है और ये लिस्ट 2 है। बोल रहा है लिस्ट 1 में आइसोथर्मल प्रोसेस है और यहाँ पे बोला है वर्क डन जो हो रहा है तो वी एफ ग्रेटर देन वी आई। तो देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क होता है माइनस एनआरटी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो पी का सेकेंड से मैच होगा, देखो पी का सेकेंड के साथ यहाँ पे दिया है। अच्छा पी का सेकेंड के साथ सिर्फ एक ऑप्शन में ही दिया है, मीन्स आंसर करेक्ट हो गया बी। अब आगे भी चेक कर सकते हो, जैसे फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होता है 0, मतलब क्यू का 1 के साथ मैच होगा, क्यू का 1 के साथ। और यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और गैस वर्क करेगा।
तो V फाइनल माइनस V इनिशियल ऐसा करना पड़ेगा, मतलब आर का थर्ड और एस का फोर्थ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक ही ऑप्शन, एक ही अगर इंफॉर्मेशन होता सिर्फ, तो पूरा क्वेश्चन बन जाता। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज कैरिड आउट वेयर 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर लिखा है यहाँ पे 63.54। अगेन बोल रहा है आफ्टर दिस 600 मिली एम्पियर करेंट इज पास्ड फॉर 28 मिनट। 28 मिनट के लिए फर्दर 600 मिली एम्पियर करेंट पास कराया है। बोला कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड इन मिलीलीटर। गिवन है यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर। तो यहाँ पे देखो दो स्टेप में यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है। पहले स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और 300 मिलीग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, तो बताओ वहां से कितना O2 लिबरेट हुआ। फिर 600 मिली एम्पियर करंट पास कराया 28 मिनट तक, वहां से कितना O2 लिबरेट हुआ है। और फाइनली दोनों को ऐड करके बताओ कि O2 का कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है, O2 गैस कितना लिबरेट हो रहा है। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे रिएक्शन भी लिख के दे दिया है। तो अपने को करना क्या है, O2 के टोटल मोल निकाल लेना है, समझे। O2 का टोटल मोल आएगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले केस में O2 का मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इक्वेलेंट ऑफ कॉपर 2+, जो कॉपर 2+ के इक्वेलेंट होंगे और O2 के इक्वेलेंट के बराबर ही होना चाहिए। तो कॉपर 2+ का इक्वेलेंट कैसे लिखेंगे, कॉपर का मोल, मोल ऑफ कॉपर 2+ आयन इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 गैस इंटू इसका एन फैक्टर, O2 गैस का एन फैक्टर। तो देखो कॉपर 2+ का जो मोल है उसको निकालने के लिए यहाँ डेटा दिया है 300 मिलीग्राम, इसका वेट है 300 मिलीग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। इस वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दो 63.54 इंटू, अच्छा कॉपर 2+ का एन फैक्टर कितना है, देखो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो पर मोल देखेंगे तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का आ रहा है, 2 का, तो इसका एन फैक्टर है 2। और यहाँ से O2 गैस का मोल अपने को निकालना है, O2 गैस का मोल इंटू O2 गैस का एन फैक्टर कितना है, देखो O2 गैस का एन फैक्टर, तो इधर जो ऑक्सीजन था वो -2 में था, तो यहाँ से देखो अगर देखेंगे ऑक्सीजन जीरो से कहाँ पे जा रहा है, -2, तो एक ऑक्सीजन के एटम में 2 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो 2 में कितने का चेंज आएगा, 4। तो इसका एन फैक्टर हो गया O2, O2 गैस का एन फैक्टर है 4, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और अप्रोक्स इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका मोल आएगा 2.36 इंटू 10⁻³ अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एग्जाम में टाइम तो रहेगा नहीं, चलो वो अप्रोक्स कैलकुलेशन करके मोल निकाल सकते हैं। पहले स्टेप से इतना मोल आया O2 का। अब दूसरी बार क्या कर रहा है, फिर 60 मिली एम्पियर करेंट पास करा रहा है, समझे। तो जो O2 गैस का इक्विवेलेंट होगा उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, मोल ऑफ O2 इंटू इसका एन फैक्टर 4 इज इक्वल टू, अब कितना इक्विवेलेंट फेरेड यहाँ पे करंट, मतलब कितना इक्विवेलेंट करंट का है, तो करंट के लिए क्या क्या करेंगे, देखो 600 मिली एम्पियर करंट है, तो 600 यहाँ पे लिख लिए मिली एम्पियर इंटू 28 मिनट के लिए पास करा रहे करंट को, तो मिनट को सेकंड में बदल लो, तो इतना टोटल चार्ज हो गया, समझे, इतना कूलॉम है। अब इसका कितना इक्विवेलेंट होगा, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक मोल जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फेरड उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 96500 आ गया, इतना इक्विवेलेंट चार्ज अपने को मिलेगा।
तो यहाँ पे इतना फैराड है, देखो यहाँ पे टोटल चार्ज हमने ऊपर लिख दिया और नीचे फैराड से डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल फैराड मतलब टोटल कितना फैराड है यहाँ पे उतना आ गया, और जितना फैराड चार्ज होगा उतना ही इक्विवेलेंट O2 का रिलीज होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो O2 के मोल आएंगे वो आएगा 2.61 इंटू 10⁻³ अब देखो हमने दोनों प्रोसेस में क्या किया, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में O2 के मोल निकाल लिया। मोल ऑफ O2 जो है यहाँ पे मोल ऑफ O2 उसको निकाल लिया। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल मोल। उसके बाद वेट कैसे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम तो टोटल मोल में क्या करेंगे, देखो टोटल मोल कितना आएगा 2.36 प्लस 2.61 इंटू 10⁻³ और ये तो मोल हो गया। और वॉल्यूम अपने को किस में बताना था, यहाँ पे ml में। तो वॉल्यूम अगर ml में लिखना होगा तो 22400 ml में आ जाएगा। देखो टोटल मोल इंटू एक मोल का वॉल्यूम लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 111.35 ml। तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करवा रहा था। चलो कैलकुलेशन ही तो बहुत है, टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने के लिए, फिर भी अप्रोक्स कैलकुलेशन करते तो आंसर इसका तभी मैच कर जाता। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है W ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन 100 ml प्योर वाटर, और पी नॉट दिया है प्योर वाटर का 640 mm ऑफ Hg, शोविंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mm। अच्छा जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया है 600 mm। दिस सॉल्यूशन है बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन। यहाँ पे गिवन है केबी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52 यहाँ पे केल्विन केजी पर मोल, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है m। तो बोला सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले देखो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने को पता है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है पी नॉट माइनस पी एस दोनों वैल्यू दिया है डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे होता है आई टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ऐसे लिखते हैं सोल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पी नॉट माइनस पी एस, इसका वैल्यू दिया है पी नॉट है 640 माइनस पी एस का वैल्यू दिया है 600 डिवाइडेड बाई 640 इज इक्वल टू आई टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम लोग लिख सकते हैं 1 आयोटा इंटू, ये वन था फैक्टर है आयोटा नहीं है, इंटू 40/640। तो यहाँ से आएगा 1/i इंटू 1/60। तो अगर अपने को वन था फैक्टर पता चल जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। अब वन था फैक्टर बताने के लिए देखो यहाँ पे बोला है जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 375 है। अब देखो प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373। तो ये प्योर पानी का है, प्योर पानी का टीबी नॉट, और यहाँ पे जो दिया है वो टीबी दिया है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो है 2, डेल्टा टीबी दे रखा है इनडायरेक्टली। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं आई टाइम्स इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब देखो यहाँ से डेल्टा टीबी का वैल्यू जो है वो 2 है, और आई टाइम्स के बी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.52 इंटू
मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी कैसे लिखेंगे, सोल्यूट का वेट दिया है डब्लू ग्राम, और तो यहाँ पे सोल्यूट का वेट लिख सकते हैं डब्लू, वेट बाई मोलर मास, मोलर मास सोल्यूट का दिया है कैपिटल एम, तो वेट बाई मोलर मास लिख लिए, सोल्यूट का मोल हो गया, डिवाइडेड बाई सोलवेंट का वेट लिखना होगा केजी में, और सोलवेंट है 100 ml वाटर, 100 ml या फिर 100 ग्राम एक ही बात है, तो 100 ग्राम वाटर हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड कर दिए तो केजी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ मोलैलिटी हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आई इंटू 0.52 इंटू, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये सब तो कट गया, ऊपर चला जाएगा 10। अब यहाँ से वन हाफ फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये देखो 10 का मल्टीप्लाई कर दो 0.52 में, तो यहाँ लिख सकते हैं 5.2 इंटू, यहाँ जो मोलर मास है आ जाएगा डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, तो वन हाफ फैक्टर को फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2.6 मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट, तो वन हाफ फैक्टर यहाँ से आ गया इतना। अब इस वन हाफ फैक्टर को यहाँ पे पुट कर देंगे, और अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाएगा 1 अपॉन, आई का वैल्यू रखो m अपॉन 2.6 इंटू डब्लू, इंटू हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1/16 है, तो 1/16। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, ए डब्लू हो गया, मोलर मास नीचे रह जाएगा, तो इसको 2 से कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 8, और ए डब्लू बाई एम आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इतना आएगा, समझे। और ए ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है यहाँ पे -1.3 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ डब्लू बाई एम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू डी, यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, स्टेप 1 में बोल रहा है ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो डेल्टा एच का वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये वाला, और देखो स्टेप 2 में बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, यहाँ डेल्टा एच निगेटिव है, तो एक्जोथर्मिक, और यहाँ पे स्टेप 3 में सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, ए भी निगेटिव डेल्टा एच है, मतलब ए भी एक्सोथर्मिक। तो देखो इसके लिए ग्राफ बनाया है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाया है। तो देखो अगर हम रिएक्टेंट को ए मान लेते हैं, मान लो इसका कुछ एनर्जी है स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले स्टेप में ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो बी का एनर्जी तो ए से ज़्यादा ही होगा, कहीं ऊपर होगा, देखो ए के लेवल में तो एनर्जी नहीं ना होगा, एंडोथर्मिक है तो बी का एनर्जी ज़्यादा होगा, अब कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे, वैल्यू तो दिया नहीं है, तो चलो मान लेते हैं इतना, थोड़ा सा ऊपर दिखा दिए बी को। अब यहाँ पे जब ट्रांजिशन स्टेट आएगा ए बी में कन्वर्ट होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट का तो एनर्जी ज़्यादा ही होगा। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट बना और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया बी, अब बी जो है फर्दर सी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो बी है सी में जा रहा है, तो सी का एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू बी। अब देखो बी से कम होगा तो कितना कम होगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो कुल मिला के जो बी से सी में जा रहे हैं वहाँ पे देखो पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगा, और ट्रांजिशन स्टेट आएगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर वो बी बी के बराबर एनर्जी पे नहीं रहेगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है बी से कम एनर्जी हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया सी, देखो जो सी है
फर्दर डी में कन्वर्ट हो रहा है, डी में कन्वर्ट होगा तो फिर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर ट्रांजिशन स्टेट आएगा और फिर एनर्जी घटेगा। तो कुल मिला के अपने को ये देखना है कि जो बी है, बी से नीचे जो ए है, ए से ऊपर आएगा बी, और बी से नीचे आएगा सी, सी से नीचे आएगा डी। अब ए और डी का जो रिलेटिव मतलब एनर्जी है उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बिना डेटा के। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले में ए मान लो ए का एनर्जी है, बी का एनर्जी ऊपर आया, सी का एनर्जी नीचे आया और डी का एनर्जी नीचे आया। तो ये भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट ए है तो यहाँ पे बी बना दिया। अच्छा, बी का एनर्जी कम हो सकता है क्या ए से? नहीं, क्योंकि देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी तो ज़्यादा होगा बी का, तो ये गलत हो गया। और जो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ए का एनर्जी मान लो ए बी का एनर्जी है, तो देखो बी और यहाँ पे सी का एनर्जी बना रहा है, तो सी ऊपर जा सकता है क्या? ये तो गलत है, सी हमेशा क्या आएगा, बी से नीचे ही आएगा, मीन्स ए बी गलत हो गया। और जो डी है, ए वाला फोर्थ वाला, देखो यहाँ पे ए का एनर्जी है, यहाँ पे बी का एनर्जी है, यहाँ तक सही है, ए सी का एनर्जी नीचे बनाया और यहाँ पे डी बना दिया, तो डी यहाँ थोड़ी ना बनेगा, डी सी से नीचे आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। मीन्स इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन वन ही करेक्ट है सिर्फ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ पे देखो डायजोनियम सॉल्ट बना के दिया है, तो यहाँ पे N2 पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इसको स्टेबलाइज कर सकता है। और सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें कौन है? यहाँ पे OCH3, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया डी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो NO2 है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, CN भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबलाइज डी है, उससे कम थोड़ा सा है सी। और देखो ए और बी तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो ये तो डी स्टेबलाइज करेंगे। अब इसमें ज़्यादा कौन खींचेगा? तो ये जो NO2 का मेजोमेरिक इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइनाइड, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन NO2 खींचेगा, मतलब ये बहुत ही डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ए वाला तो सबसे लेस स्टेबल हो गया और इससे तो अच्छा बी ही है। चलो, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर बनेगा? DCBA, ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ पे लिस्ट वन में देखो एक कंपाउंड लिखा है, इसका नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो वन का वन के साथ, टू का टू, देखो टू तो अलाइल क्लोराइड है, यहाँ पे कॉमन नेमिंग लिखा है, टू का टू के साथ मैच हो गया। थ्री का थ्री है बेंजाइल क्लोराइड, तो थ्री का फोर के साथ मैच होगा। और फोर्थ वाला जो है अराइल, बेंजीन जो भी एरोमेटिक रिंग होता है उसको अराइल बोलते हैं, बोल सकते हैं, तो अराइल क्लोराइड जो फोर्थ है उसका थर्ड के साथ। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ मतलब सी का फोर्थ, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बन आयन इज। यहाँ पे कार्बन आयन लिखा है और इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो देखो कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है इसी की वजह से अनस्टेबलाइज है। तो अगर कोई इस पे मान लो बेंजीन रिंग या इसके अगल बगल कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे, इसके चार्ज डेंसिटी को खींचे, पूरे सिस्टम में डिस्पर्स कराए, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर कोई इसके चार्ज डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है तो वो जो ग्रुप होगा इसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो अपने को देखना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो सबसे पहले ये चेक करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन घटा रहा है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा उतना ही स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे देखो बी में जो है CHO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया बी। और उसके बाद ई, जो बी आर है वो भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और जो डी है, इस डी थोड़ा और मतलब ई से लेस स्टेबल हो गया डी। अब देखो ए और सी में अगर कंपेयर करना होगा तो देखो, जो ए है इसमें रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाया जा रहा है, खींच नहीं रहा है। तो ए तो सबसे लेस स्टेबल हो गया। और उससे अच्छा सी है, सी जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन उतना डोमिनेटिंग नहीं होता है जितना रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे ए से अच्छा हो गया सी। तो ये कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन गया। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है बी, देन उससे कम ई, उससे कम डी, सी एंड सबसे कम जो है ए है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 0.5 ग्राम ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो ड्यूमास मेथड फॉर estimation of nitrogen, percentage of nitrogen gas collected over water at pressure 715 mm and 27 degrees Celsius has volume 70 ml. कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन इन द अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक्वस टेंशन दिया है 15 mm। तो यहाँ पे देखो, अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। मोल जैसे निकालेंगे तो जो N2 का मोल आएगा, तो N2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 28, ये मोल आ गया। मोल और मोलर मास से मल्टीप्लाई किए तो N2 का वेट आ गया, समझे। अब यहाँ पे सैंपल का वेट कितना दिया है 0.5 इंटू 100, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो अपने को करना क्या, नाइट्रोजन का वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट इंटू 100 कर देना है, मोल परसेंटेज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का मोल कैसे निकालेंगे, अपने को पता है पी वी इजकल टू एन आर टी। तो मोल निकालने का ही फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एन इजकल टू आएगा पी वी अपॉन आर टी। अब देखो इसी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो अगर प्रेशर देखेंगे तो N2 गैस का प्रेशर कितना होगा 715 माइनस 15, क्योंकि एक्वस टेंशन पानी की वजह से प्रेशर इतना लग रहा है 15 mm। तो N2 गैस के वजह से प्रेशर 715 में से 15 घटाने के बाद आ जाएगा इनटू, देखो ए आएगा जो प्रेशर mm में आएगा। तो इसको क्या करते हैं 760 से डिवाइड करके इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे एटीएम हो गया। और जो वॉल्यूम है 700 ml, इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख दिए पी वी डिवाइडेड बाय प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर लिए डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ से मोल आ गया इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लेंगे N2 का जो मोलर मास है, तो N2 का वेट आ गया। अब ये जो टोटल नंबर आया है ये निकल के आया मोल, जो इतना छोटा सा यहाँ पे लिखा गया था मोल, समझे, मोल आ गया डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मोल आया इंटू 28 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आ गया, समझे, N2 का टोटल वेट डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट कितना था 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हूँ तो इसका वैल्यू लिख देता हूँ। इसका वैल्यू आएगा 14.65%। अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हो तो भी अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। इसमें पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट कौन देगा। तो देखो टॉलेंस टेस्ट में जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो
वो बेसिक मीडियम होता है। जैसे उसमें क्या होता है, AgNH2 का होल ट्वाइस फिर प्लस और OH माइनस। तो बेसिक मीडियम होने की वजह से ये जो हेमी एसिटल है, यहाँ पे हेमी एसिटल ये ब्रेक हो जाता है, हेमी एसिटल को ओपन कर देता है। यहाँ पे जो हेमी एसिटल है इसका H प्लस यहाँ से निकाल ले जाएगा, और जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा इसके वजह से रिंग ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड आ गया तो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे देगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ मोलर मास ऑफ गैस एक्स एंड वाई इज। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, और एक्स और वाई जो गैस बन रहे हैं इनके मोलर मास का सम बताना है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, CO2 गैस। और यहाँ पे सोडियम इस फिनॉल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा। तो इनका मोलर मास का सम बताना है। CO2 का होता है 44 और H2 का मोलर मास 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 46। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में विनाइल क्लोराइड इज हैविंग स्ट्रॉन्गर CCl बॉन्ड देन CH3CH2Cl। तो करेक्ट है। यहाँ पे देखो विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो स्ट्रॉन्गर CCl बॉन्ड होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है दिस मोलिक्यूल will rotate plane polarized light after solvation। देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट को तो रोटेट कर ही सकता है क्योंकि इसमें कैरल कार्बन है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। अच्छा, एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, अगर चेक करना हो जिसमें सेम कार्बन है जैसे इसमें बी और सी में, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन जिसमें कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनमें सेम कार्बन है। तो यहाँ पे देखो ट्रांस वाले में स्टेरिक रिपल्सन कम है तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जिसमें डिफरेंट कार्बन है जैसे ए हो गया, BC और D, इनका आपस में कंपेयर करना हो तो जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो ए वाले में देखो 12 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा H, और बी और सी में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन, और डी वाले में आएगा यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो टोटल 9 अल्फा H आ रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हो जाएगा, ए, उससे कम होगा डी, और बी और सी इनसे कम होंगे, लेकिन बी और सी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सी वाला होगा, और बी वाला सबसे कम स्टेबलाइज होगा। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है ए, डी, देन सी, देन बी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं देखो हाइड्रोक्सी कंपाउंड ए with molecular mass 122 react with excess of acetic anhydride and gives compound X with molecular mass 290, then find the number of hydroxy group in given compound A। अच्छा, ए कोई कंपाउंड है जिसका मोलर मास है 122, और ये क्या कर रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है कुछ, मान लो X बना रहा है, दिया है, जिसका मोलर मास दिया है 290 ग्राम। तो अपने को बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। तो देखो जो भी मान लो इसमें OH ग्रुप होगा, जैसे मान लो OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप करेगा क्या, यहाँ से अटैक करेगा और ये एसीटेट आयन निकल जाएगा। तो अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 आएगा। तो जो ROH था इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, समझ गए, एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया। और बदले में क्या लगा, CH3CO, बदले में H तो चला गया और प्लस ए ग्रुप ऐड हुआ है। तो देखो, एक OH ग्रुप होगा तो एक एसीटेट ग्रुप ऐड हो रहा है, AC, एक एस, अ, एक एसीटेट ऐड हो रहा है। तो एसीटेट का वेट कितना है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, इसका वेट कितना है। तो देखो, 2 कार्बन है तो हो गया 24, प्लस 3 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 3, प्लस ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा 16। अब इसको ऐड करेंगे तो हो गया 43 ग्राम। लेकिन देखो, एक हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गया है तो 1 ग्राम घटा लो तो आया 42 ग्राम। अब देखो, एक एक एसीटेट से अगर रिएक्शन करेगा तो 42 ग्राम वेट इसका इंक्रीज हो रहा है कंपाउंड का। तो अपने को कितना यहाँ पे एसीटेट, मतलब कितना OH ग्रुप होगा, जितना OH ग्रुप होगा उतना एसीटेट ऐड हुआ होगा। तो अपने को नंबर ऑफ OH अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो वेट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 290 माइनस 122 डिवाइडेड बाई 44 से डिवाइड कर दो, सॉरी 42 से। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 डिवाइडेड बाई 42। तो इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 4, मीन्स यहाँ पे 4 एसीटेट ऐड हुआ होगा। समझे, देखो क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे OH अल्कोहल अटैक करेगा तो यहाँ पे एसीटेट ऐड हो रहा है, एसीटेट ऐड होगा तो देखो अल्कोहल का लॉस क्या हुआ, एक H का लॉस हुआ, लेकिन बदले में क्या मिला, एसीटेट। तो बदले में देखो, एक अगर एक अल्कोहल है तो एक एसीटेट इसको मिल रहा है, जिसके वजह से इसका मोलिकुलर मास जो है एक OH की वजह से 42 इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, डिवाइडेड बाई 42 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना इसमें एसीटेट ऐड हुआ है मिल जाएगा। तो देखो, ये जो कंपाउंड अपना है उसमें 4 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, सॉरी, ये जो कंपाउंड है उसमें 4 एसीटेट ग्रुप लगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पूछ रहा है तो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, तभी तो 4 एसीटेट लगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट दिया है और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है एमंग V2O5, और ये सब लिखा है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर 3 इन नंबर। इसमें बोल रहा है 3 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं। अच्छा, एक एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। V2O5 तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें देखेंगे तो जीरो इलेक्ट्रॉन है तो ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और TiF6 3 माइनस, तो यहाँ पे टाइटेनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें देखेंगे तो 3D1 आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। और नेक्स्ट Fe-CN6 3 माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे ना Fe-CN6 3 माइनस, तो इसके पास अगर देखेंगे तो आयरन +3 में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 3D, +3 में है तो 5 आएगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और COF6 3 माइनस, यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D6। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा वो ऐसा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में होगा और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो इसमें 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। मीन्स सही बोल रहा था कि इसमें 3 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। सेकेंड में बोल रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। अब इसमें देखो Fe-CN4 2 माइनस,
इसमें चेक करेंगे तो इसमें 3d6 आएगा, 3d6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इसमें पेयरिंग हो जाएगा तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये 3d5 है, 3d5 इसमें पेयरिंग होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम 2 ही पेयर बना सकते हैं, एक तो अनपेयर्ड आ जाएगा। और इसमें आयरन +2 में है तो वीक फील्ड लिगेंड है पानी, क्योंकि आयरन +2 में है। अगर +3 में होता तब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे +2 में वीक फील्ड लिगेंड है और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे फील करेंगे, एक यहाँ पे पेयर हो गया तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बोल रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी करेक्ट है, मीन्स बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, लिस्ट 3 दिया है। बोल रहा है IF3 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और शेप जो है टी शेप है। तो देखो IF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आयोडीन के पास देखो, अगर इसको बनाते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आयोडीन के पास दो दो लोन पेयर है। समझ गए, दो दो लोन पेयर होने की वजह से सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर काउंट करो और स्टेरिक नंबर आता है 5, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और जो इसका शेप आएगा टी शेप आएगा। शेप तो ठीक दिया है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है sp3, मीन्स ये गलत हो गया। जो बी वाला ऑप्शन है IF7 तो इसका स्टेरिक नंबर 7 आएगा, 7 मीन्स sp3d3 और पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप, तो ये करेक्ट हो गया। जो सी है, सी में बोल रहा है IF5 और ए स्पीसी है और इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है sp3d2। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर 6 आएगा, आयोडीन के पास एक लोन पेयर है और 5 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3d2 ये भी करेक्ट है और स्क्वायर पिरामिडल शेप ये भी करेक्ट है। डी में बोल रहा है ClO4 इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है sp2d, नहीं sp2d तो नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 और स्क्वायर प्लेनर शेप बोलना है गलत है, तो इसका बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बोल रहा है CO3 का होल थ्राइस 3 हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9 बोहर मैग्नेटॉन एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ देखो कार्बोनेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, O-, तो कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाएंगे, रेजोनेंस अगर हाइब्रिड बनाते हैं तो डबल बॉन्ड हर जगह है। यहाँ पे -2/3 चार्ज है, 2/3 चार्ज, -2/3 चार्ज। तो कोबाल्ट के साथ जो कोबाल्ट +3 में है इसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा ऑक्सीजन। और अपने को पता होना चाहिए कि जब कोबाल्ट +3 में रहेगा तो पानी जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, SFL। पानी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो पानी में ऑक्सीजन डोनर होता है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनर है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा SFL की तरह, और यहाँ पे SFL की तरह काम करेगा। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अच्छा कोबाल्ट +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d6, और 3d6 6 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना होगा तो पेयरिंग कराएंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा पेयरिंग हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत लिखा है। और यहाँ पे देखो ए ऑर्बिटल खाली बच गया है तो D2 ऑर्बिटल यूज हो सकता है, इनर D ऑर्बिटल यूज हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा D2sp3, मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। अब स्टेटमेंट 2 में देखो NiCN4 2 3D के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे CrH2O का होल 6 2+ एंड MnF6 4- हैव स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल एंड octahedral geometry respectively and
DsP2 sp3 D2 D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब वैल्यू दे रखा है। तो देखो NiCN4 को देखेंगे, पहले इसको चेक करो। ए स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। जो CrH2O का होल 6 2+ है, यहाँ पे क्रोमियम प्लस 4 में है, देखो सॉरी क्रोमियम 2+ में है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 है, 4+ में नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है। और पानी भी एक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो देखो 1 2 3 4, ये डी ऑर्बिटल अब खाली नहीं रहा, दोनों डी ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बारे में बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। sp3d2 होगा, ये भी ठीक है। और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 के अप्रोक्स आएगा, ये भी ठीक है। MnF6 4- के लिए अब चेक करते हैं। तो देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d5। और देखो जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, तो अंदर वाला जो इनर डी ऑर्बिटल है वो तो ऑक्युपाइड हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। और यहाँ पे बोल रखा है, देखो कह रहा है कि इसका ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, करेक्ट है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन गलत दे दिया है, D2sp3 बोल रहा है, जबकि क्या होना चाहिए sp3d2। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है 5.5, ये तो सही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ यहाँ पे गलत बोल दिया, मीन्स स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। NF3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन NH3। अच्छा, NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है इसमें बोल रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अगर NF3 को हम यहाँ पे इसका शेप बनाएं तो ऐसा बनेगा, और NH3 का भी शेप ऐसा ही है, NH3 का शेप ऐसा ही है। लेकिन देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है फ्लोरीन की ओर है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे F की ओर है। और लोन पेयर का अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, इसमें भी लोन पेयर का अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। लेकिन ये NH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की ओर है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो NH3 में क्या होता है, सारा डाइपोल मोमेंट ऐड हो जा रहा है, सारे बॉन्ड का लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहा है, तो नेट क्या होगा, ज़्यादा आ जाता है। और NF3 में कैंसिलेशन हो रहा है, देखो लोन पेयर ऊपर की ओर, उसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है, और जो बॉन्ड है NF बॉन्ड, उसका डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर है। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कम आएगा, कैंसिलेशन हो रहा है डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे बोल रहा है NF3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट, गलत बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में बोल रहा है O2 2- एंड F2 बोथ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, MOT से। तो देखो MOT में शॉर्टकट लगा सकते हो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 है, इसको फिक्स कर लो, समझे, ये फिक्स है नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। अब देखोगे अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा आ रहा है, तो मान लो किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिफर कर रहे हैं 4 से डिफर कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, 3 में से क्या करो, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, 14 के लिए फिक्स है। अब 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन के जितने भी डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो भी डिफरेंस है उसको हाफ कर दो, और 3 में से घटा लो, तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1। और यहाँ पे देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, तो O2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। ये तो बहुत सिंपल सा केस है। चलो तो ये भी करेक्ट हो गया। इन O3 सेंट्रल ऑक्सीजन एटम हैज -1 फॉर्मल चार्ज। तो देखो अगर O3 को देखेंगे तो ये तो O2 मोलिक्यूल हो गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट करके O3 बनाता है। तो अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
और यहाँ पे माइनस। तो जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इस पे देखो कितना चार्ज आ रहा है, +1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है -1 फॉर्मल चार्ज है, तो ये गलत हो गया। डी में बोल रहा है इन NO2 ऑल द एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल सो इट इज स्टेबल। अच्छा, NO2 में सारे एटम ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं क्या? यहाँ पे देखो ऐसा बॉन्ड बना रहता है, तो ऑक्टेट रूल नाइट्रोजन तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, समझ गए। स्टेबल है लेकिन सारे एटम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है BH2 इज प्लेनर। तो देखो BH2 जो है मोनोमेरिक फॉर्म में देखेंगे तो ये लीनियर है, और लीनियर होने की वजह से प्लेनर ही होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी और ई करेक्ट आ रहा है इसका, बी एंड ई। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्ट X इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट Y इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट Z इज सॉल्युबल ओनली इन हॉट वाटर, देन X Y Z रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा, Z जो है देखो, Z सॉल्युबल इन ओनली हॉट वाटर। तो जो लेड के हाइलाइड होते हैं, लेड हाइलाइड, इनका खास प्रॉपर्टी होता है कि हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो अपना जेड होगा वो हैलाइड होगा लेड का, और यहाँ पे क्लोराइड सिर्फ लिखा है तो PbCl2 होगा जेड। और वाई स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल यहाँ पे देखो AgCl भी लिखा है, तो AgCl जो सिल्वर का सॉल्ट होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो वाई क्या हो जाएगा AgCl। और एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जेड देखेंगे लास्ट वाला वो PbCl2 होगा, तो दो, एक या दो कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और फिर वाई देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो मर्क्यूरस क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, और जो AlCl3 है वो तो सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये जिसको सॉल्युबिलिटी अगर पता रहेगा वो बहुत इजीली कर सकता है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरेट इज DsP2। गलत हो गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 NiCN4 2 माइनस इस टेट्राहेड्रल। अब देखो NiCN4 क्या होगा, DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाता है, तो ये भी गलत है। थर्ड बोल रहा है COH2O का होल 6 2 प्लस हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कोबाल्ट पे आ रहा है 2 प्लस, तो कोबाल्ट पे 2 प्लस आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3d6, और 3d6 होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग तो होगा नहीं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये करेक्ट है। और MnCN6 4 माइनस हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो यहाँ पे मैग्नीज पे आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो इनर डी ऑर्बिटल इसका खाली हो जाएगा, मीन्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, लेकिन लिखा है sp3d2, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आ रहा है, ओनली थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये ऑर्डर लिखा है मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर है स्टेटमेंट 1 में, तो देखो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो ये है पोटेशियम, इसके ऊपर होता है सोडियम, फिर होता है यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर बोरॉन। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन रखेगा, पोटेशियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम उससे कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मैग्नीशियम का कम होगा। अब देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम में मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, तो एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, बोरॉन का कम हो गया, तो ये करेक्ट ऑर्डर लिखा है। और सेकंड बोल रहा है आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट्स इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में क्लियरली ये नहीं बता रहा है कि कैटायनिक रेडियस या फिर एनायनिक रेडियस,
तो अगर हम बात करें तो कोई एटम है, तो अगर इसका कैटायनिक रेडियस लेते हैं A+, तो कैटायनिक रेडियस से तो बड़ा हो जाएगा एटम का रेडियस, लेकिन अगर इसका एनायनिक रेडियस की बात करें तो उससे छोटा होता है। लेकिन ऑप्शन में स्टेटमेंट में क्या बोला है, आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस, तो ये गलत है। अगर कैटायनिक रेडियस बोलता तब सही होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। चलो, ये रहा जेई मेन का पेपर। तो पेपर अच्छा खासा था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन इसमें थे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।